पाकिस्तान रखेल है चाइना का, और वो हमेशा उसकी गोद में बैठा रहता है। अब रखेल थोड़ा बहुत दे दिया, क्या होगा, रखेल को देते हैं लोग। सपने वो नहीं है जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो नींद आने नहीं देते हैं। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को। रामेश्वर में हुआ था, तमिलनाडु। एपीजे अब्दुल कलाम, ए का मतलब अब्दुल, जो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम थे, मतलब उनके परदादा के नाम थे। और पी का मतलब होता है पाकिर उनके दादाजी के नाम थे। जैनुलदीन, ये इनके पिताजी के नाम। अब्दुल जी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, और उनके पिताजी एक नाविक थे, वो नाव चलाया करते थे। और रामेश्वर में एक मंदिर है, वहां पे अब्दुल कलाम जी सवारी को लेके जाते थे, मंदिर पे छोड़ देते थे, और वो जब तक दर्शन करके आते थे तब तक वो अपने बुक्स की रीडिंग करते थे। 8 साल की उम्र में उन्होंने अखबार बेचना शुरू किया, इसलिए कि उनका परिवार बहुत बड़ा था, 10 भाई बहन थे, और उनको अपने जेब का खर्चा निकल जाए, उनको अपनी स्टडी का पैसा निकल जाए, इस वजह से उन्होंने अखबार बेचना शुरू किया। और बेचते बेचते वो अखबार पूरा पढ़ जाते थे। पास के गांव में एक गुरुजी हुआ करते थे, वो मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते थे। उस टाइम पे सुबह 4 बजे का एक क्लास जो था वो फ्री था, तो उस क्लास में उसी बच्चे को वो पढ़ाते थे जो सुबह नहा धो के आते थे। तो अब्दुल कलाम जी ने सुबह नहा धो के वहां पे पढ़ने जाना शुरू कर दिए, क्योंकि वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट था, चार्जेस कुछ नहीं लगता था। और अब्दुल कलाम जी एक गरीब परिवार के एक लड़के थे, जिसकी वजह से उनको स्टडी की जरूरत थी, और इसी वजह से उनको पता चला वहां पे फ्री क्लासेस हो रही है, तो वहां पे वो जाना शुरू किए। ठंड हो गर्मी हो, नहा के जाते थे, ठंड में ठंडे पानी से नहा के जाते थे और वहां पे जाके पढ़ते थे। उनके यहाँ लाइट, उस टाइम में लाइट नहीं हुआ करता था, केरोसिन का तेल पे दिया जला के, लालटेन जला के पढ़ा करते थे, और वो भी लिमिटेड थी, केरोसिन का तेल भी लिमिटेड था, जिसके वजह से उनके माता पिता ने अपने लिए अंधेरा रखा और उनके लिए उजाला किया। मतलब कि केरोसिन तेल अपने लिए खुद अंधेरे में रहे, लालटेन ना जला के 11 बजे तक अब्दुल कलाम जी को लालटेन जला के पढ़ने दिए। और एक अंग्रेज ने एक बड़ी सभा में एक बच्चे से पूछे थे, अब्दुल कलाम कौन है, हु वाज अब्दुल कलाम। उस बच्चे ने कहा, अब्दुल कलाम अनएक्सप्लेनेबल इंसान है, जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, कहां से शुरू करे वो भी हमें नहीं मालूम, इतने महान साइंटिस्ट थे। और अब्दुल कलाम जी से एक बच्चे ने पूछा था सक्सेस मंत्रा, तो उन्होंने सक्सेस मंत्रा 4 दिए थे। पहला, ग्रेट एम, मतलब बहुत बड़े सपने, बहुत बड़े एम बनाओ, छोटे मोटे सपने नहीं, जो थोड़ा 10,000 20,000 का जॉब मिल गया खुश हो गए, नहीं, 10 लाख का, 10 करोड़ का एम, बिग एम, ग्रेट एम। एक्वायर्ड नॉलेज, उस जो आपने एम बनाया उसको पूरा करने के लिए क्या क्या नॉलेज चाहिए, जहां से मिले वो इकट्ठा करो, कहीं से भी मिले नॉलेज इकट्ठा करो। एक्वायर्ड नॉलेज, हार्ड वर्क, सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। सोने को भी आभूषण बनने से पहले उसको तपना होता है लाल आग में, जिसके वजह से वो तप के एक आभूषण बनता है जिसको लोग पहन के खुश होते हैं। हार्ड वर्क, बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद प्रेसिरवेंस, मतलब पीछे नहीं हटना है, अब निकल गए हैं मतलब चलते रहना है। उनके पास कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे,
तो उनकी बहन ने अपनी ज्वेलरी बेच के 1000 रुपए दिए थे एडमिशन के लिए। बट वहां पे एक प्लेन का डिजाइन बनाने के लिए दिया गया था प्रोफेसर के द्वारा अब्दुल कलाम जी को। तो उन्होंने बनाया था लेकिन प्रोफेसर को पसंद नहीं आया। तो प्रोफेसर को उन्होंने बोला अभी मुझे 1 महीने के समय दीजिए और मैं बहुत अच्छा प्लेन का डिजाइन बना के दूंगा, क्योंकि उनको फाइटर प्लेन चलाना था। उनका एम था, वही उनका सपना था। बट वो वहां पे नहीं जा पाए। तो प्रोफेसर ने कहा 1 महीने नहीं, मैं तुम्हें 3 दिन का समय दे रहा हूं, 3 दिन में मुझे चाहिए, और नहीं तो एडमिशन नहीं होगा, कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। तब उन्होंने 3 दिन ना खाए ना सोए ना नहाए ना कुछ किए, 3 दिन लगातार हार्ड वर्क करके जब उन्होंने प्लेन का डिजाइन बनाए थे, जब प्रोफेसर को जब दिए तो प्रोफेसर की आंखें चकाचौंध हो गई देख के, जितना अच्छा प्लेन का डिजाइन कैसे बना सकता है कोई भी इंसान 3 दिन के अंदर। तो नासा से ऑफर आया था और उनकी टीम को भी आया था, नासा से ऑफर आया था। जो नासा ने कहा था आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको इंडिया से 5 गुनी ज्यादा सैलरी देंगे, यहाँ पे गोरी लड़कियों से शादी कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। तो अब्दुल कलाम जी कहे नहीं भैया, हम अपने देश के लिए कुछ करेंगे। 1963 में इंडिया ने पहला रॉकेट लॉन्च किया था, सराउंडिंग रॉकेट्स। और उस टाइम पे हमारे पास कुछ नहीं हुआ करता था, ना कोई व्हीकल भी नहीं होता था उस वक्त, जो हम रॉकेट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके। तो उस वक्त क्या था कि हमारे जो साइंटिस्ट लोग थे, चर्च को अपना ऑफिस बनाया, और जो रॉकेट लॉन्च किया गया था वो किया गया था एक बीच पे, समुद्र के बीच पे। तार का पेड़ था, उस पेड़ से बांध के रॉकेट को लॉन्च किया गया था। और जो रॉकेट लेके जाने का, जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का जो व्हीकल होता है वो भी हुआ नहीं करता था उस वक्त बैलगाड़ी पे लाद के और साइकिल के पीछे कैरियर पे लाद के लेके जाया गया था। और उसके बाद वहां पे जाके असेंबल करके फिर तार के पेड़ के सहारे रॉकेट को लॉन्च किया गया था 1963 में। और उस वक्त पूरी दुनिया हंस रही थी, जो ये नारियल के पेड़ में बांध के क्या कर लेंगे, तार के पेड़ में बांध के क्या कर लेंगे, साइकिल पे लेके जा रहे, पूरी दुनिया हंस रही थी। अभी भी इंटरनेट पे पिक्चर्स हैं, वो आप देख सकते हैं, पूरी दुनिया हंस रही थी। बट एपीजे अब्दुल कलाम जी के सहयोग से ये चीज हो पाया, और उनकी टीम के सहयोग से ये चीज हो पाया, जिसकी वजह से आज हम चंद्रयान 3 तक का सफर तय किए। नेक्स्ट टॉपिक है 1969 को अपॉइंटेड एज अ इसरो डायरेक्टर। 1969 को इसरो में डायरेक्टर के पद पे नियुक्त किया गया था एपीजे अब्दुल कलाम जी को। और ये बहुत बड़ा पद होता है। अभी कोई एक हवलदार बन जाता है तो बहुत तोफसी होने लगता है, बट उस टाइम पे डायरेक्टर का पद इसरो में मिला था उनको। बट वो फिर भी वहां पे खुश नहीं थे, क्योंकि उनको और ऊपर जाना था। SLV-3 लॉन्च व्हीकल है, एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाम है कि SLV-3 और एक PSLV लग रहे हैं लॉन्च करने में। फॉर एग्जांपल PSLV में 1 रुपए लग रहे हैं, तो दोनों को मिला के 2 रुपए और। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ये सोच रहे थे, अगर हम दोनों को मिला के अगर भेज देते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम हो जो हम दोनों को SLV-3 को और PSLV को दोनों को मिक्स करें और एक साथ भेजें, तो हम पैसा सकते हैं। यहाँ से 2 रुपए खर्च हो रहा था, हम 1 रुपए 20 पैसे तक हम भेज देंगे, जिसमें 80 पैसे बच जाएगा, और वो पैसा हम कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे फंड बहुत ना के बराबर मिलता था। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने वही चीज की है, SLV-3 और PSLV को मिक्स करके भेजे। और उस टाइम पे वो 32 साल के हो गए थे, उनकी सगाई रखी गई थी। तो वो सगाई में नहीं पहुंचे थे, वो सोचे थे रॉकेट जाएगा भैया, हमारा देश का नाम होगा, दुनिया भर में नाम होगा। वो इस खुशी के मारे वो 24 घंटे काम करते थे।
24/7 काम करते थे वो, जो हमारा देश आगे जाएगा, हमारा रॉकेट जाएगा भैया, खुशी मना रहे थे पहले से ही। एक उत्साह होता है ना, जो मतलब हमारा देश इतना आगे जाएगा, और उसको बनाने वाले भी वही इंसान जो, और पब्लिक इतना खुश थी चंद्रयान 3 को लेके, तो सोचो बनाने वाले की क्या खुशी थी, और जब सफल हो गया था क्या खुशी होगी उनकी आंखों में। लेकिन SLV-3 जो है वो 1979 को जो लॉन्च किया गया था, वो फेल हो गया था। तो उस वक्त क्या था, पूरी मीडिया आ गई, पूरा पब्लिक बोलने लगा हमारा पब्लिक का पैसा बर्बाद कर दिया, ये हो नहीं पाया। मीडिया के बारे में तो आप जानते ही हो, इसलिए तो 100-150 पे पहुंच चुका है हमारा मीडिया। कुछ पता नहीं होता उनको, लेकिन सारे मुद्दे पे आएंगे बहस करने के लिए। भाई सबका, अब मीडिया में देख लीजिए, सबका डिपार्टमेंट अलग अलग होना चाहिए। वही राजनीति पे बात कर रहा है, वही राम मंदिर पे बात कर रहा है, वही GDP पे बात कर रहा है, वही मतलब सारे, तुम एक ही कैसे बात कर सकते हो। और जो GDP पे बात कर रहा है, GDP 3 प्रकार के होते हैं, उनको तीनों प्रकार के बारे में मालूम नहीं है। कभी GDP के बारे में भी वीडियो बनाई। जब 1979 में फेल हो गया तो पूरी दुनिया बोलने लगी, और अमूल वाले ने तो ऐड निकाल दिया, जो भैया जो तुम्हारे रॉकेट में पेट्रोल डालने के लिए पेट्रोल नहीं है डालने के लिए, तो हमारा अमूल का मक्खन डाल दो, इतना तक वो बोल दिया था। उसके बाद 1981 को उनको एक अवार्ड दिया गया था, पद्म भूषण अवार्ड। और ये देश का बहुत बड़ा अवार्ड है ये, और ये हर किसी को नहीं मिल पाता है। जो मिलता है वो तो सौभाग्यशाली होता है, जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम। हर जुल्फे वाला आशिक नहीं होता है, कोई भारत माँ का लाल भी होता है। 1982 को उनको DRDO का डायरेक्टर बना दिया गया था। 1982 को वो, उनकी खुशी वहां पे भी नहीं हुई थी, वो उतने खुश नहीं हो पाए थे वहां पे भी, क्योंकि उनको और भी कई मिशन थे जो उनको कंप्लीट करने थे, जैसे अग्नि मिसाइल तक की उन्होंने प्लानिंग कर रखे थे, और उनको वही चीज लाना था, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट मिशन था वो अग्नि। जब ये SLV-3 जब फेल हुआ था ना, उस वक्त मीडिया जब बोल रही थी, तो एक प्रोफेसर थे सतीश धवन, वो चेयरमैन थे वहां के, तो उन्होंने अब्दुल कलाम जी को आगे लेके जा रहे थे, बट अब्दुल कलाम जी फेस नहीं कर पा रहे थे मीडिया को, क्योंकि फेल हो गया था मिशन। तो इस वजह से सतीश धवन जी खुद आगे गए और मीडिया में बोले ये हमारी गलती है, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं, और हम आगे और मेहनत करेंगे और अच्छा बनाएंगे, फिर हम ऊपर तक जाएंगे। तो उसके बाद आगे जाके जब 1985 वगैरह, 1985 को 1989 को त्रिशूल पृथ्वी मिसाइल, इस तरीके त्रिशूल जैसा मिसाइल, पृथ्वी जैसा मिसाइल जब मिशन सक्सेसफुल हो गया, उस वक्त सतीश धवन जी अब्दुल कलाम जी को बोले अब आप जाइए मीडिया में और अब आप बताइए इसके बारे में, क्योंकि उस वक्त सफल हो गए थे। और हाँ, एक मेन पॉइंट, ग्रेट लीडर वही होता है जो नाकामयाबी को अपने ऊपर ले और कामयाबी को अपनी टीम के ऊपर ले। तो यही चीज सतीश धवन में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था, जो नाकामयाबी जब मिली थी वो खुद के ऊपर ले लिए, और जब कामयाबी मिली तो अब्दुल कलाम जी को आगे कर दिए। और अब्दुल कलाम जी गीता से बहुत इंस्पायर थे। वहां पे एक जगह स्टोरी भूल गया हूँ, वहां पे एक जगह था जहां पे तीर कमान की बात की गई थी। उस तीर कमान से वो बहुत ही इंस्पायर थे। वो बनाना चाहते थे गाइडेंट मिसाइल मॉडल पे वो काम करना चाह रहे थे।
और वो किए भी। जब गाइडेड मिसाइल का वो इसलिए करना चाह रहे थे कि अगर अगर अदर कंट्री के आर्मी या आतंकवादी राइट जाए तो राइट जाए मिसाइल, लेफ्ट जाए तो लेफ्ट जाए, अगर सामने अगर रुक जाए तो मिसाइल भी रुक जाए। जैसे वो कृष्ण जी के चक्र जैसा, आगे जाके वहां पे फेस पे चक्र रोक के पहले बात करते थे, वार्तालाप के बाद फिनिश डेड। तो उस तरीके का मिसाइल का नाम था गाइडेड मिसाइल मॉडल, और इस पे काम किए और वो मिसाइल बन भी गया। अभी तो गलती से छोड़ दिया गया था पाकिस्तान में, आधा पाकिस्तान हिल गया हो गया। उस असरे कह रहे हम देख रहे थे, तुम सालों देखते रहो, हम ठोक कर निकल जाएंगे। उसके बाद 1985 में त्रिशूल बनाए, 1989 को पृथ्वी मिसाइल बनाए, लेकिन उसके बाद भी उनको एक उत्साह जगी थी जो कुछ अलग सा बनाना है। तो उनका तो मिशन तो पहले था, इम्पोर्टेंट मिशन था अग्नि। तो उन्होंने अग्नि पे काम किया बट वो फेल हो गया। फिर 1989 के एंड तक अग्नि बना दिए। जब अग्नि बना दिए तब वो खुश हुए, जो हाँ मतलब फाइनली जो मिशन था वो कंप्लीट हो गया। और उसके बाद 1998 को ऑपरेशन शक्ति के तहत उन्होंने परमाणु परीक्षण किया। और उस टाइम पे अब्दुल कलाम जी को ऐसा लगा भी था जो हमारे देश में परमाणु बम होना चाहिए, क्योंकि उधर पाकिस्तान ही बना रहा था और चाइना धीरे धीरे पाकिस्तान को फॉर्मूला दे भी रहा था। और तो जानते हो पाकिस्तान रखेल है चाइना का, और वो हमेशा उसके गोद में बैठा रहता है। अब रखेल थोड़ा बहुत दे दिया, क्या होगा, रखेल को देते हैं लोग। जब परमाणु परीक्षण हो रहा था उस वक्त अमेरिका ने एक सैटेलाइट ऊपर छोड़ रखा था, जिससे मतलब वहां पे जो इंजीनियर साइंटिस्ट जो काम कर रहे थे उनके घर की सुई तक वो देख सकते थे अपने सैटेलाइट से। बट अब्दुल कलाम जी ने कहा सारे साइंटिस्ट को आर्मी की ड्रेस पहनाओ, आर्मी के यूनिफॉर्म पहना के उनको पता ही नहीं चल पाया जो ये आर्मी है कि साइंटिस्ट है। तो सारा काम एक सैटेलाइट जाता था, उसी के बीच में एक सैटेलाइट जाता था, एक आता था, उसके बीच में ही जो काम हो पाता था वही करते थे। उसके बाद जब परमाणु परीक्षण सफल हो गया तब वो बहुत ही ज्यादा खुश हुए कि फाइनली परमाणु परीक्षण हो गया, जिसकी वजह से अब कोई आंख नहीं दिखा सकता। और आज जो आप पाकिस्तान से आंख में आंख डाल के बोल पा रहे हो या चाइना से या किसी से भी, तो ये अब्दुल कलाम जी का ही दिया हुआ है। अब्दुल कलाम जी का ये कहना था हम किसी को मारेंगे नहीं, बट होना चाहिए जिसकी वजह से सामने वाला डरा रहे। अब ये थोड़ी हमारे पास परमाणु बम है तो मार देंगे किसी को, नहीं है जिसकी वजह से सामने वाला इंसान डरा रहेगा। 26 मई को स्विट्जरलैंड गए थे अब्दुल कलाम जी, और आज तक स्विट्जरलैंड 26 मई को साइंस डे मनाते हैं। इतना बड़ा पुरस्कार मिला, मतलब एक तरह से पुरस्कार ही मान सकते हैं। मतलब वो 2015 में उनका निधन हो गया, बट उसके बाद भी हमारे दिल में राज कर रहे हैं, हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। और स्विट्जरलैंड में आज तक और जब तक ये पृथ्वी रहेगा तब तक साइंस डे मनाया जाएगा अब्दुल कलाम जी के नाम पे। तो जय हिंद दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ और हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में।